Dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. एंड आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 25। इसके पहले 24 वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो 24 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ आ रही हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा प्लेलिस्ट। एंड टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF और कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। डैमेज फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन बिगिन इन। देखो, इसमें बोला है कि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये डैमेज कितनी देर, मैक्सिमम कितनी देर तक अगर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिली तो डैमेज स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेन का जो मेन एनर्जी सोर्स है, जो ब्रेन को जहाँ से एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है और ऑक्सीजन भी ब्लड सप्लाई करता है। तो जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो कितनी देर तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन में जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोर देन 5 मिनट, अगर 5 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोबाइल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉलम आर। मोबाइल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉलम मोबाइल, स्पाइनल मीन्स जो स्पाइनल कार्ड होती है, जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। तो ये यहाँ पे ये ब्रेन है, यहाँ से सेंट्रल नर्वस, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको बोलते हैं CNS, पूरे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो मूवमेंट है, जो मोबाइल पार्ट है, जहाँ से मूवमेंट करता है, तो ये वर्टिब्रा पार्ट है, ये मूव करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो मूवमेंट करने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रा। ये है, देखो, ये है पूरा CNS सिस्टम। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर ये ब्रेन है, ये यहाँ से पूरी वर्टिब्रा गई हुई है इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो मूवमेंट वाला पार्ट होता है ये वर्टिब्रा, इसको बोलते हैं वर्टिब्रा, या जो हमारी बैकबोन होती है, तो ये मूवमेंट करने में हेल्प करती है, तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रा। और वर्टिब्रा में देखो टोटल, ये आगे बाद में क्वेश्चन आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द ब्रीथिंग कंट्रोल सिस्टम इज़ लोकेटेड। जो ब्रीथिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसको भी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, इनको कंट्रोल करता है। तो जो ये कंट्रोल सिस्टम होता है तो ब्रेन में कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का बेस होता है इसके बेस को बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, जो उसका कंट्रोल सिस्टम है। ये है, देखो, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये फोर ब्रेन है, सेरेब्रम, ये यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, देन ये पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये हिंड ब्रेन। तो ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा वाला एरिया है, ये रिस्पायरेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है कि हम सांस ले रहे हैं, फिर हम सांस रिलीज करना है। तो ये है जो मेडुला ऑब्लांगाटा, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ से उसके बाद स्टार्ट हो जाता है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड। तो ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये पूरा ब्रेन का एरिया प्लस स्पाइनल कॉर्ड को मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो ब्लड स्केप कर रहा है फ्रॉम आर्टरीज, मीन्स जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है आर्टरी के थ्रू, आर्टरी से पंप करके पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट कर रहा है, तो ये ब्लड कैसा होता है, जो हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है आर्टरीज में, वो ब्लड कैसा होता है। तो जो हार्ट ने ब्लड पंप किया आर्टरी में, आर्टरी मीन्स धमनी से जो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, वो कैसा होता है, वो होता है ब्राइट रेड एंड स्पटरिंग। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये ऐसे कैसे हम कह सकते हैं। देखो, ये यहाँ से हार्ट है, ये यहाँ से हार्ट जो है ये ब्लड पंप कर रहा है आर्टरी में, इसको बोलते हैं ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा। ठीक है, ये मेन आर्टरी होती है जिससे हार्ट ब्लड पंप करता है, जो पूरी बॉडी में जाता है। जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है और इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। उसके बाद ये आर्टरी से जाता है कैपिलरी से जाता है वेन्स में। ठीक है, और ये वेन्स में जब पहुँचता है, वेन्स के बाद ये एक बार तो ब्लड पंप हुआ, पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, यहाँ तक ये बॉडी में सर्कुलेट किया, यहाँ से फिर बॉडी से वापस हार्ट की तरफ रिटर्न होगा। जब ये वापस ब्लड जो हार्ट की तरफ रिटर्न करेगा तो इसमें जो भी ऑक्सीजन थी उसको बॉडी ने यूज़ कर लिया।
इसीलिए जब भी देखो कोई दिखाते हैं, कोई एडवर्टीज़ दिखाते हैं या कुछ भी दिखाते हैं, तो उसमें जो प्योर ब्लड दिखाते हैं उसको रेड कलर से दिखाते हैं, और जो ब्लड ख़राब होता है उसको ब्लू या पर्पल कलर से दिखाते हैं, क्योंकि ये जो प्योर ब्लड होता है वो ब्राइट रेड एंड इसमें ऑक्सीजन होती है, इसलिए ब्राइट रेड कलर का होता है। और ये जब पूरी बॉडी में वेंस तक पहुंचता है, वेंस मीन्स जो फिंगर्स हैं इनमें वेंस होती हैं, जो बहुत पतली पतली मतलब जो बहुत पतली पतली नली या नली, क्या उसको नासिका या हिंदी में बोलते हैं वेंस, उनको बोलते हैं वेंस, जो फिंगर टिप पे आके और पैर में टोज़ और फिंगर्स की टिप पे आके रुक जाती है। इसके बाद यहाँ से ब्लड वापस हार्ट में जाता है। जब ये ब्लड वापस हार्ट में जाता है तो उसकी पूरी ऑक्सीजन बॉडी में यूज हो चुकी होती है, इसकी वजह से ये ब्लड हो जाता है इम्प्योर। तो ये ब्लड हार्ट ने पंप किया था तब ये था प्योर ब्लड, उसके बाद इसकी पूरी ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद ये ब्लड वापस हार्ट में जा रहा है, तब ये हो गया है इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो जो हार्ट ने ब्लड पंप किया वो ब्राइट रेड प्योर, और इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। उसके बाद ये पूरी बॉडी मीन्स वेंस तक पहुंचने के बाद जब ये वापस हार्ट में जाता है तब इसकी ऑक्सीजन यूज हो चुकी होती है और ये इम्प्योर ब्लड हो जाता है, इसलिए ब्लू कलर का होता है। और हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जब ब्लड जो पंप हार्ट जो ब्लड पंप करता है आर्टरीज के थ्रू वो कैसा होता है, तो वो ब्राइट रेड और स्पटरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैकिया एंड एल्वोलाई आर द पार्ट्स ऑफ, जो ट्रैकिया और एल्वोलाई पार्ट्स ऑफ, ट्रैकिया और जो एल्वोलाई है ये पार्ट होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। जो हमारा रिस्पायरेशन सिस्टम है मीन्स जो लंग्स होते हैं, देखो लंग्स ऐसे होता है, तो लंग्स में बहुत पतली पतली वेन्स होती हैं, इनको बोलते हैं ट्रैकिया, और इनके लास्ट में ऐसे एयर सैक, राउंड राउंड एयर सैक होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये जो पूरा डायग्राम होता है ये होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स का। तो जो ट्रैकिया और एल्वोलाई होते हैं वो होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। हमारे लंग्स में ट्रैकिया और एल्वोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू द ब्लड एंड द एयर सैक ऑफ द, जो इनहेल की हुई एयर है वो हमारे ब्लड में जाती है थ्रू द सैक ऑफ, क्योंकि जब हम एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और लंग्स के बाद ये एयर जो जाती है वो ब्लड में जाती है, तभी जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन पहुंचती है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, जिससे वो पूरी बॉडी में बाद में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। तो जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो जाती है एयर सैक में, लंग्स के एयर सैक में। जो एयर सैक है ऐसे ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वोलाई, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ट्रैकिया के थ्रू, तो ये लंग्स में जाती है एयर। नेक्स्ट इज द हार्ट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू पंप ब्लड विच टू मेन एरियाज। हार्ट का प्राइमरी फंक्शन सबको पता है कि उसका जो हार्ट का प्राइमरी फंक्शन है ब्लड पंप करना। ब्लड को पंप करता है दो एरियाज़ में, जहाँ कहाँ पे मेन कौन से दो एरियाज़ हैं जहाँ पे हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। लंग में इसलिए पंप करता है क्योंकि लंग्स में जब ब्लड जाता है तो वो वहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये हो जाता है प्योर ब्लड। उसके बाद लंग्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उसके बाद जाके ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में पंप होता है। तो जो हार्ट है, लेफ्ट हार्ट, इससे जो ब्लड को पंप करता है ये लंग्स में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसके बाद पूरी थ्रू आर्टा AOR ये मेन आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड फिर पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। तो हार्ट जो है इसके दो मेन एरियाज हैं, दो मेन साइट्स हैं जहाँ पे ब्लड पंप करता है, वो होता है लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट ऑफन नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं बट उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक निगलेक्ट कर दिया जाता है वो कौन सा है। अब किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, तो सबसे पहले कॉलिंग फॉर हेल्प, ये सही है। देन रीअश्योरिंग द पेशेंट, ये भी सही है। चेकिंग फॉर डेंजर एंड असेसिंग द पेशेंट, सारे सही हैं, बट मोस्टली जो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है वो ये होता है कि पेशेंट को रीअश्योर कराना, उसको मोटिवेट करते रहना कि हाँ हेल्प की बुलाई गई, हेल्प आ रही है, या उसको कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ये सब ऐसे रीअश्योर करना पेशेंट को कि आप ठीक हो, आपको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो मेन पार्ट होता है ये, क्योंकि अगर पर्सन मोटिवेटेड रहेगा तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो ये पार्ट जो है रिश्योर करना पेशेंट को आश्वस्त कराना कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये पार्ट मेनली
नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को आप बिलीव कराते रहो, उसको मोटिवेट करते रहो कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेकिंग फॉर सर्कुलेशन इन्वॉल्व। सर्कुलेशन मीन्स कि ब्लड पंप हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्लड पंप हो रहा है तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, सर्कुलेशन के लिए पल्स चेक करते हैं ना, कि पल्स अगर चल रही है मीन्स हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ये तो देखते हैं ना। तो चेकिंग फॉर सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ पल्स, कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है, एंड ऑब्जर्विंग पेशेंट्स कलर, और पेशेंट का कलर की उसका कलर उसकी स्किन जो है हमारी नॉर्मली जो है वो पिंक रेड होती है, उसके बाद पेल येलो कलर में तो नहीं कन्वर्ट हो रही है, ब्लू में तो नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी स्किन का कलर, पेशेंट की जो स्किन का कलर ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी पल्स चल रही है ना चल रही है। ब्लड सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन चेक करना है कि सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ब्लड का, तो उसके लिए सबसे पहले पल्स चेक करेंगे, देन बॉडी का जो स्किन का कलर ऑब्जर्व करेंगे कि स्किन कलर चेंज तो नहीं हो रहा। जैसे जैसे ब्लड क्लॉट करता जाएगा स्किन का कलर फ्रॉम ब्राइट रेड पेल टू येलो एंड ब्लूइश में चेंज होता रहेगा। ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ शॉक इंक्लूड। सबसे सिम्टम, शॉक के सिम्टम्स क्या हैं? देखो, डिजीनेस आना, वीकनेस आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सब शॉक। शॉक मीन्स कुछ करंट जैसा लगना, या ठीक है ये, या फिर कुछ एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लिया तो उससे एकदम से ना शॉक लगना कि बॉडी, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो उसका जो मेन सिम्टम है वो है पेल कोल्ड काल्मी स्किन, मीन्स जो स्किन का कलर है वो चेंज होने लगेगा, हल्का सा येलोइश हो जाएगा और स्किन जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, साथ में वीकनेस आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, डिजीनेस मीन्स चक्कर जैसे आएंगे। तो ये सब सिम्टम है शॉक के। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर अ नोज ब्लीड। अगर नाक पे चोट लग गई है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही तो उसके लिए करेक्ट सिम्टम क्या है? स्टैंड पेशेंट अप, टिल्ट पेशेंट हेड बैकवर्ड, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस फॉरवर्ड नहीं। अब जब अगर नाक पर चोट लग गई तो पेशेंट को खड़े होने के लिए नहीं बोलते हैं। ले पेशेंट डाउन इन रिकवरी पोजीशन, अप्लाई सॉफ्ट बैंडेज टू द नोज नहीं, नोज पे बैंडेज अप्लाई जल्दी नहीं करते हैं। ले पेशेंट ऑन बैक, एलिवेट नीज, रीएश्योर पेशेंट, ये भी नहीं है। सिट पेशेंट डाउन, उसको आराम से बैठाएंगे। टिल्ट हेड फॉरवर्ड, उसको सर को आगे की तरफ झुका के स्क्वीज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोस्ट्रिल, और जो जहाँ पे चोट लगी है उसको आराम से साफ करेंगे और उसके बाद आराम से उसको बिठा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये है, हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शॉक। शॉक की डेफिनेशन क्या है? मीन्स अचानक से अगर बॉडी को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उसको बोलते हैं शॉक। ऐसी कंडीशन में अब जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो हार्ट जो है वो फास्ट बीट करेगा, उसमें हार्ट की जो पल्स रेट है या जो बीटिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट नहीं मिलेगा, तो इससे ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इससे मीन्स चांस होते हैं कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो डेफिनेशन ऑफ शॉक, मेनली डेफिनेशन ऑफ शॉक होती है कि लॉस ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन। यहाँ पे यही तो है ना कि बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी ऑर्गन्स तक। जब ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सेकेंडरी असेसमेंट यू नीड टू लुक, लिसन एंड फील व्हाट आर यू फीलिंग फॉर। अगर किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ था, उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिला, वो प्राइमरी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज प्राइमरी असेसमेंट। देन आफ्टर सेकेंडरी असेसमेंट में क्या करते हैं? सेकेंडरी असेसमेंट में जो भी है वो पेशेंट का रिस्पॉन्स, सेकेंडरी असेसमेंट में पेशेंट के रिस्पॉन्ड को कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसने क्या बोला, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उससे पूछते हैं कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, ये होता है सेकेंडरी असेसमेंट। तो ये पेशेंट का रिस्पॉन्स एंड साउंड, वो कैसे बोल रहा है, उसकी साउंड क्लियर है नहीं है, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, ये होता है सेकेंडरी असेसमेंट। एंड प्राइमरी असेसमेंट में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी देख लीजिएगा। द नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मीन्स क्रैक्स आना, जैसे बोन फ्रैक्चर, बोन में क्रैक्स आ जाना, मसल्स क्रैम्प। तो सिम्टम क्या है फ्रैक्चर का?
अब बोन में क्रैक हुआ मीन्स डिफॉर्मिटी हुई, जो पहले से फॉर्मेशन था जैसे बोन है यहाँ पे क्रैक आ गया तो यहाँ से डिफॉर्मिटी हो गई और वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, तो ये सिम्टम्स हैं। फ्रैक्चर मीन्स डिफॉर्मिटी एंड स्वेलिंग एट द बाउंड साइड, मीन्स जहाँ पे भी चोट लगी है वहाँ पे अगर बोन है तो बोन में डिफॉर्मेशन हो गया, उसके फ्रैक्चर हो गया, उसमें क्रैक आ गया और वहाँ पे जो भी जहाँ पे भी चोट लगी थी वहाँ के एरिया पे स्वेलिंग हो गई, तो ये सिम्टम होते हैं फ्रैक्चर के, डिफॉर्मिटी एंड स्वेलिंग एट द बाउंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्टेब्रास आर इन द स्पाइनल कॉलम। अभी हमने पीछे स्पाइनल कॉलम पढ़ा था ना, ये ब्रेन यहाँ से पूरी ये वर्टेब्रा गई थी स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें हमने कितने कॉलम है, अब हम इसको देखते हैं उसमें कितने कॉलम होते हैं। ये देखो ये है वर्टिब्रा, ठीक है, तो इसमें होते हैं, ये देखो ये वर्टिब्रा है पूरा, इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये देखो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम और फ्यूज्ड, देन 4 कोएक्सी। ये टोटल मिला के कितने कॉलम हुए, टोटल मिला के हैं 33 कॉलम। तो वर्टिब्रा में ये जो कॉलम्स हैं यहाँ पे ये जॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे, ये इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रा में टोटल 33 कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट भी हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा ना जो वर्टिब्रा या स्पाइनल कॉर्ड थी उसमें कितने स्पाइनल कॉलम्स होते हैं, तो उसमें टोटल स्पाइनल कॉलम होते हैं 33। वहाँ पे सारे आगे नंबर्स भी दिए थे, तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके आप आराम से उनको काउंट भी करके देख सकते हैं। पूरे वो 33 स्पाइनल कॉलम में कॉलम होते हैं। मोस्ट डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक अकर्स, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो ज़्यादातर डेथ के चांसेस कब आते हैं, कितनी देर, विद इन हाउ मच टाइम कि हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद अगर कितनी देर तक ट्रीटमेंट नहीं मिला या उसको प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ या प्रॉपर केयर नहीं हुई, तो आफ्टर हाउ मच टाइम हार्ट अटैक के बाद डेथ अकर्स, कितनी देर बाद डेथ होती है। तो अगर हार्ट अटैक आने के बाद विद इन 1 आवर तक अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो डेथ के चांसेस होते हैं कि अगर 1 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि डेथ भी हो सकती है। बट अगर विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर कोई ट्रीटमेंट मिल गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो जो डेथ के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट करेक्ट प्रोसीजर फॉर फर्स्ट एड डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट एड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ या फिर जो भी साइट थी वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से आपने क्या क्या देखा, क्या क्या वहाँ का सीन था, उसको सेम वैसे ही रिकॉर्ड करना इज़ फर्स्ट एड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स एक फ़ाइल को रिकॉर्ड करना या एक डॉक्यूमेंट बनाना, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड डॉक्यूमेंटेशन। गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बाई स्टैंडर्ड्स एंड रिकॉर्ड इन अ पैथोलॉग, जो वहाँ पे आसपास पे लोग खड़े थे उनको उनसे पूछना और उसके बाद बुक में रिकॉर्ड करना नहीं। रिकॉर्ड द इवेंट्स एट विटनेस, आपने जो देखा उसको रिकॉर्ड करो, विटनेस करो। एंड साइन बाई फर्स्ट एडर एंड केप्ट ऑन फाइल, उसके बाद जो वहाँ पे पहले आया उससे पूछो और उसको फाइल में रिकॉर्ड करो। ये करेक्ट आंसर है कि आपने क्या देखा वो लिखो, उसका जो पर्सन वहाँ पे पहले आया उससे पूछो क्या हुआ, देन उसको रिकॉर्ड करना फाइल में, इसको बोलते हैं फर्स्ट एड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम स्टिंग इज, स्टिंग मीन्स जो जैसे मधुमक्खी ने काट लिया उसका जो स्टिंग है या डंक लग गया या फिर कोई चीज़ लग गई जिसके स्टिंग, ठीक है, उससे स्टिंग का अगर ट्रीटमेंट, क्योंकि स्टिंग में थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, तो स्टिंग का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर स्टिंग। अगर किसी को स्टिंग चोट लग गई या डंक से चोट लग गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। पुट पेशेंट इन वार्म शावर, नहीं। रब विद सैंड टू स्टॉप द बर्न, नहीं। वॉश विद फ्रेश वाटर अप्लाई आइस, नहीं। वॉश विद सी वाटर एंड अप्लाई आइस, सी वाटर क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है और जो सॉल्ट ये बर्निंग सेंसेशन, जो स्टिंग लगने के बाद वहाँ पे जो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको कम करता है। उसके बाद उस पर आइस को अप्लाई करना। तो ये सही है कि सी वाटर के साथ, अगर सी वाटर नहीं है तो नॉर्मल घर में बोलते हैं कि ना नमक पानी को मिला के उससे स्टिंग वाला जो एरिया है उसको साफ़ करना, उसके बाद उस पर आइस अप्लाई करना, क्योंकि जो सी वाटर होता है इससे जो बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रही है, वो कम होती है। उसके बाद उस पर आइस को अप्लाई करना, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर स्टिंग के लिए। होम ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोल सकते हैं उसको।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड गिव टू अ कॉन्शियस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया। हाइपो मीन्स कम होना, हाइपर मीन्स ज़्यादा, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, मीन्स कम टेम्परेचर, मीन्स पर्सन को, ऐसा पर्सन जिसको ठंडी लग रही है या उसका टेम्परेचर, उसके बॉडी टेम्परेचर कम है या उसको कोल्ड फील कर रहा है, तो उसको कैसे, किस टाइप का फ्लूइड देना चाहिए, उसकी डाइट में कैसा फ्लूइड इंक्लूड करना चाहिए। तो हाइपोथर्मिया मीन्स उसको ठंडी लग रही है, तो सिंपल सी बात है, अब ठंडी लग रही है तो फ्रेश वाटर देंगे नहीं, ना ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देंगे, अल्कोहल भी नहीं देंगे, तो बचा क्या, वार्म स्वीट ड्रिंक। इसीलिए नॉर्मली देखो सर्दियों में जब ठंडी फील होती है, थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो पर्सन नॉर्मली चाय बना के पीते हैं। तो वार्म स्वीट ड्रिंक्स जो उसके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने में हेल्प करेंगे, जिससे उसको ठंडी कम लगेगी और बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल होगा। हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, कम टेम्परेचर मीन्स फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, उसको प्रिवेंट करने के लिए हल्की गर्म और स्वीट, जो स्वीट हो और हल्के गर्म हो, ऐसे ड्रिंक्स प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स मोच आ जाना या मसल्स में स्प्रेन आ जाना, मसल्स में थोड़ा खिंचाव आ जाना। अगर मसल्स में स्प्रेन आ गया, मोच आ गया, खिंचाव आ गया, तो उसको कैसे ठीक करते हैं, इमोबिलाइज नहीं, मसल्स को स्ट्रेच, पहले से ही मसल में स्ट्रेच है तो उसको स्ट्रेच कैसे करेंगे। अप्लाई आइस, एलिवेट एंड कंप्रेशन, आइस अप्लाई करेंगे तो मसल्स वहीं पे स्टिफ हो जाएंगी, नहीं करेंगे। अप्लाई हीट, एलिवेशन एंड कंप्रेशन मीन्स अगर पैर में मोच आ गई है तो वहाँ पे नॉर्मली बोलते हैं ना, उसकी सिकाई कर लो, या फिर जो वूलन गर्म वाली पट्टी आती है उसको बांध के पैर में धीरे धीरे उसमें मूवमेंट करो। तो यही है कि अगर स्प्रेन आता है या मोच आता है कहीं से, कैसे भी मोच आ गया, तो वहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं, मीन्स हल्की सी सिकाई करते हैं, फिर उसको आराम से, उसको धीरे धीरे उसको पैर को चलाते हैं कि मसल्स में मूवमेंट कराते हैं। जैसे स्प्रेन है, जो मसल्स हैं वो स्मूथ, थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, स्मूथ होंगी, और उसके बाद उसमें जो भी खिंचाव आया था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके लिए अप्लाई हीट, एलिवेशन एंड कंप्रेशन, ये स्प्रेन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये आंसर्स हैं, तो सारे आंसर्स भी आप देख लीजिएगा एक बार। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह। यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।